हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बैटल आइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 23 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल डिस्कस करता है जो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी थी कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास कितनी पावर है कि वो गवर्नर या प्रेसिडेंट की जो रोल्स हैं उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस क्वेश्चन को, हम अपनी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांगी है प्रेसिडेंट ने, हम उसका जवाब देंगे। और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है सेंटर और स्टेट को और उनसे राय मांगी है। मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से ये बहुत ही पिवोटल है, क्या इसका रेलेवेंस है, किस तरीके से इससे क्वेश्चन उठते हैं। तो उसका जीएस पेपर 2 2022 में सवाल आया था, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय गवर्नर, discuss the legality of re-promulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislature। अब देखिए यहाँ ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, ये है बिल के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है किसके ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर। कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन एक चीज़ का है, वो है गवर्नर की पावर का। तो वो उस समय टॉपिक ऑर्डिनेंस वाला चल रहा था, लेकिन इस समय टॉपिक चल रहा है बिल वाला। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नर के जो बिल के ऊपर गवर्नर ने एसेंट नहीं दी थी, इस वजह से वो पहुंचे थे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको पूरा एक मैटर समझाऊंगा, फिर रिलेट करूंगा कैसे इस आर्टिकल से आप इस पॉइंट निकाल करके इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है देवदासी सिस्टम के ऊपर। कर्नाटका में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसने देवदासी को एब्सोल्युटली पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया है। ये जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है। जीएस पेपर 1 में आप सोसाइटी सेक्शन देखते होंगे, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, ठीक है, उससे कनेक्ट करके आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब आपको मैं इसमें समझाऊंगा देवदासी सिस्टम एक्चुअली में था क्या, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे, क्या इसके पहले कोई बिल था कर्नाटक गवर्नमेंट में या नहीं था। फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको आप रिलेट कर सकते हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। फिर ये एक बहुत ही एक डिटेल फॉर्म में एक समरी हो जाएगी इस चीज़ की। फिर प्रीलिम्स में इसी से कनेक्टेड सवाल आया था, इसी से कनेक्टेड नहीं बस सिस्टम से कनेक्टेड, जिसमें आपने सुना होगा मिताक्षरा एंड दया भाग। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि देवदासी सिस्टम के कनेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स सही हैं। ओके, अब इसका थर्ड आर्टिकल डिस्कस करता है जो आपने सुना होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसमें जो सीवर्स होते हैं उसमें जो लेबर्स या फिर वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स वो डायरेक्टली एंटर करते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी इन द सेंस बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी सैनिटेशन की गाइडलाइंस के। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी डेथ्स हो जाती थी। तो उसी का सोशल ऑडिट हुआ है कि किस तरीके से जो हजार्डस सीवर होते हैं उनसे डेथ कितनी हुई है, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान दिया जा सके। देखिए सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट वन थिंग अबाउट पुलिस, सिक्योरिटी बहुत एक ब्रॉडर टर्म है, तो आपको समझना होगा वो। इससे कनेक्टेड जीएस पेपर 3 2018 में सवाल आया था। फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ था गरिमा अभियान के ऊपर। गरिमा अभियान क्या रेफरेंस देता है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन था व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट। मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन में इस आर्टिकल का रेफरेंस दे करके इसके की पॉइंट्स को ही निकालूंगा। देखिए जब भी मैं समरी में कोई भी आर्टिकल लेता हूँ तो उस आर्टिकल के बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ पीवाईक्यू, उसका सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि ये जो क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा ये इसी आर्टिकल की लाइट में दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आगे, वो हमेशा आप देखेंगे मैं सिर्फ इसी का कंटेंट दूंगा आपको। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ होगी। पहली चीज़ आपकी कनेक्शन पावर बढ़ेगी, दूसरी चीज़ आपके पास पॉइंट के जो बोलते हैं ना, जो पॉइंट के बैंक्स होते हैं दिमाग में वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके, तो उसके ड्यूअल बेनिफिट होंगे। फिर लास्ट आर्टिकल बात करता है यूएस ने फिर से कह दिया है, यूएस का तो भाई मुझे समझ ही में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो यूएसको ने फिर से, यूएसए ने फिर से विड्रॉ कर दिया यूनेस्को से। इट इज़ गोइंग टू बी मतलब सेकेंड थर्ड टाइम है जब यूनेस्को से विड्रॉ किया यूएसए ने। तो इस वजह से ये शो करता है कि यूएस जो है वो कितना ज़्यादा, देखिए यूएस यूएन सिमिलर साउंड करते हैं सारे, तो यूएस कितना ज़्यादा अनश्योर हो रखा है अपनी खुद की पॉलिसीज़ में। मैं आपको समझाऊंगा इसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, क्यों यूनेस्को को इतना ज़्यादा एक
डिफरेंट नज़रों से देखा जा रहा है यूएस के द्वारा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैं समझाऊंगा यूनेस्को एग्जैक्टली करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है वो मैं समझाऊंगा। फिर प्रीलिम्स में कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है उसमें यूनेस्को का क्या रोल है, उससे प्रीलिम्स में क्या सवाल आए थे वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के ऊपर है। कहीं ना कहीं गवर्नेंस में एक ब्रॉडर सेक्शन है जो कवर होगा, जिसमें आपने नोटिस किया होगा डिवोल्यूशन ऑफ पावर से कनेक्टेड है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसलिए एक ओवरऑल गवर्नेंस लिख दिया। अब आपको मैंने एक चीज समझाई कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है किसको, सेंटर को और स्टेट को। आपको ऑलरेडी एक मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो करंट में एक जो बोलते हैं ना, एक करंटली केस चल रहा है जिसमें प्रेसिडेंट ने जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांगी है कि भैया 143 आर्टिकल के अंडर में कि आप मुझे बताओ, सजेशन मांगा है, ठीक है। तो इसी सजेशन की क्लैरिटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ठीक है, हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में, प्रेसिडेंट और गवर्नर की मेन पावर क्या होता है, जो बिल्स होते हैं उसको असेंट करना। जो बिल्स पास करती है लेजिस्लेचर, या फिर लेजिस्लेचर मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, तो वो जब पास होता है तो उसके लिए गवर्नर की जो पावर होती है, प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्लियामेंट के बिल को लेकर के, क्या उन पावर्स में जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसकी की डिटेल्स, अगेन ये थोड़े दिन पहले आर्टिकल मैंने प्रॉपर समझा दिया था कि क्या होती है 143 की पावर। फिर मैंने आपको उस दिन समझाया था आर्टिकल 142 का यूज करके हाई कोर्ट ने जो बिल पे रोक लगा रखी थी गवर्नर ने तमिलनाडु के, उसको पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया था और कहा था सारे के सारे बिल बाय डिफॉल्ट पास हो चुके हैं, ये ऑलरेडी कह दिया तमिलनाडु में। अब ये जब हुआ तो इसी के रेफरेंस में प्रेसिडेंट ने सवाल पुट अप कर दिया किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ, गवर्नर के पास एक पावर होती है बिल को एसेंट दे या ना दे, लेकिन उसमें जुडिशरी आके बोल रहा है नहीं, गवर्नर इतने दिन से समय मतलब इस बिल पे बैठा हुआ है, तो इस वजह से ये इलीगल है और इसको हम पास करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए हाई कोर्ट ने गवर्नर का रोल प्ले कर दिया, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सामने आके खड़ा हो जाता है। तो अब इसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीज़ें, अब एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये आ रही है कि हमें देखना होगा कि क्या रिप्लाई आता है सेंटर और स्टेट की तरफ से, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या सजेशन देता है। ये न्यूज़ लंबे समय तक चलेगी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसकी डिटेल पे मैं अगर यहाँ बहुत डिटेल जाऊँगा, ऑलरेडी मैं लास्ट आर्टिकल में जा चुका था, बट स्टिल एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल ऐसे ही चलेगा अभी, ठीक है। वही सेम चीज़ है, रेफरेंस दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन है प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, ठीक है। ये किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रेसिडेंट की तरफ से कि क्या भैया कोई टाइम लिमिट है कि प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इतने टाइम ड्यूरेशन में जो बिल पास करती है लेजिस्लेचर उसको असेंट देना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखी है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत रेलेवेंट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रिप्लाई देगा, ठीक है। अब इसके पास पावर देखा जाए तो आर्टिकल 200 आर्टिकल 201 में गवर्नर के पास पावर होती है, ठीक है, किस चीज़ की, बिल को एसेंट देना है नहीं देना है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस केस को प्रॉपर हेयर करेगी। नोटिस भी सेंड कर दिया गया है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पास कि आप अपना रिस्पॉन्स दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का के जो जज हैं इनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए लग रही है क्योंकि इस पर इम्पैक्ट बहुत ही ब्रॉड होगा। देखिए इन्होंने लिखा भी है, द इशू अफेक्ट ऑल द स्टेट्स, और ये चीज़ कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इसका कंसर्न इसलिए सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट एंटायर कंट्री पे पड़ेगा। सो वही लिखा था, कोर्ट विल आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय द प्रेसिडेंट बट प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद नेक्स्ट हियरिंग अगेन अगस्त में होगी, तब उस चीज़ के ऊपर हम एक रेफरेंस देंगे, प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रेसिडेंट ने उसका हम आपको आंसर देंगे। इश्यूज एंड सोल्यूशन, इश्यूज वही सेम चीज़ है, जो मेन इश्यूज ये हो क्यों रहा है इतना, अगर ये जो जुडिशरी थी, हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट को क्यों पास करना पड़ता तमिलनाडु के 8 बिल को जो अप्रैल 8 अराउंड पास किया था, तभी पास करना पड़ा जब गवर्नर ने बिल को असेंट ही नहीं थी। अब जनरली क्या होता है, जब ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में होती है वहाँ पे जो गवर्नर होता है सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है, तो अक्सर एक तरीके से बाय पार्टीशन रोल देखा गया है। मतलब गवर्नर अक्सर क्या करते हैं, जो बिल्स होते हैं उसको एसेंट ही नहीं देते हैं, कहते हैं भाई साहब हम नहीं पास करेंगे इस चीज़ को, और बोलते भी नहीं क्योंकि गवर्नर के पास पावर होती है विथहोल्ड करने की। वो क्या करता है, बोलता है चुपचाप। मतलब अभी ऐसे ऐसे बिल हैं जो कि 10-10 साल से पड़े हुए हैं, गवर्नर ने रिएक्शन ही नहीं दिया, इट्स जस्ट लाइक द मूक बन के बैठ गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े लेवल पे हाईलाइट करती है प्रॉब्लम को, क्योंकि जो गवर्नमेंट है स्टेट में
वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसको पीपल ने इलेक्ट किया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में लोग बैठे हुए हैं वो लोगों की वॉइस है, पीपल्स वॉइस। सो व्हाट्सएवर दे आर डूइंग, दे आर इनडायरेक्टली डूइंग व्हाट पीपल वांट देम टू डू। तो उसमें अगर गवर्नर इस तरीके से एक एक बोलते हैं ना इंटरवेंशन करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही गलत फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उसी के रेफरेंस में ये चीज़ निकली है कि भाई साहब क्या आपके पास ऐसे इनफाइनाइट पावर है कि आप बिल को दोगे ही नहीं? तो ये चीज़ आपने काफ़ी सुनी होगी, होता ही रहता है। तो इशू यही है कि डीले बहुत करते हैं गवर्नर स्टेट बिल की असेंट देने में, और ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी क्रिएट कर देता है। ओके, अब ये चीज़ ऑलरेडी सेम सामने आगे चल जाती है कि जब जो बिल थे वो पास किए थे पहले हाई कोर्ट ने, और उसी के रेफरेंस में जब पहुंचा था कि सुप्रीम कोर्ट, तो अब ये आगे चलेगा, देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या एक्सप्लोर हो रहा है? सोल्यूशन ये हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है। अब आपको लगता है सर नहीं मेंशन, बट टेक्निकली डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो अब इनडायरेक्ट फॉर्म में एक मेंशन निकालने की कोशिश की जाएगी कि क्या कहीं भी ये चीज़ लिखी है कि गवर्नर के पास पावर है या कोई टाइम फ्रेम है जिसके अंडर में उसे बिल की असेंट देनी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल इंटरवेंशन डाल करके कोई टाइम लिमिट को एनफोर्स कर सकता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर कि आपको बिल की एसेंट देनी पड़ेगी? जैसे आपने नोटिस सुना होगा, मनी बिल है, फिर आपने सुना होगा हाँ मनी बिल है, 14 दिन में आपको वापस करना होगा। लेकिन क्या ये नॉर्मल बिल की बात हो रही है? अब नॉर्मल तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल में क्या है, इरिगेशन, वाटर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके ऊपर बिल पास होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई स्पेशल होता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इन जनरल। तो गवर्नर अक्सर अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो यही सारा क्वेश्चन है, अब देखना होगा आगे इस चीज़ का क्या रिप्लाई होता है बेसिक लेवल पे। ठीक है, अब देखते हैं सर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपको फर्स्ट में बताया था, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। क्वेश्चन क्या है? एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द legislative power by the governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by governor without placing them before the legislature. तो अब आपको ये देखना है किस तरीके से आपका आर्टिकल को इस आंसर में यूज कर सकते हैं। तो पहले आप कोट करिए 2025 का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 145 में दिया गया है। तो ये एक लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए कि एसेंशियल कंडीशन क्या है जब लेजिस्लेटिव पावर का यूज गवर्नर कर सकता है, मतलब कब गवर्नर को लगेगा कि अब मुझे अपनी लेजिस्लेटिव पावर का यूज करना है ना? तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं आपको बताना होगा। तो आपको पहले पता है कि इमरजेंसी वाला एक केस होता है जब गवर्नर को लगे चीज़ें खराब हो रखी हैं या कोई फॉर्मल गवर्नमेंट ना हो, बट इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब फॉर्मल गवर्नमेंट भी हो, सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद भी गवर्नर ऐसी चीज़ों का यूज़ करेगा कि बिल को ही ना असेंट दे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब इसी ये क्वेश्चन तो पूछा गया ऑर्डिनेंस के रेफरेंस में। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस का सिंपल सा मतलब होता है जब एक स्मॉल लॉ खुद से गवर्नर बना दे या प्रेसिडेंट बना दे, ठीक है, जहां पे स्टेट की जरूरत ना पड़े, लेजिस्लेचर की जरूरत ना पड़े। मान लो बिल में एक लॉ पास किया गया है कि भाई साहब अब से जितने भी लेबर्स हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से हर मंथ लेट्स से 1000 या 2000 रुपये मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास करना था, ठीक है, या कोई और एक तरीके से लॉ बनाना था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट लेट्स से नहीं है, तो गवर्नर का ठीक है हम अपनी ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ करते हैं और हम ये बिल को पास कर देते हैं खुद ही बना करके। तो गवर्नर के पास से लेजिस्लेटिव पावर है। तो लीगैलिटी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो आपको आंसर क्या करना है, रेफरेंस दो पहले, फिर 8 अप्रैल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दो, ठीक है, कि ये जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि ये जो गवर्नर इतना डिले करते हैं असेंट देने में, ये इलीगल है। इतना ज़्यादा इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ पे? स्टेट में। ठीक है, दोनों चीज़ आर्ग्यू हुई है। पहली बात तो इनडेफिनेट डिले असेंट में प्लस रीप्रमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, दोनों कहीं ना कहीं सेम इश्यू को रिफ्लेक्ट करता है। पहली बात, इनडेफिनेट डिले में क्या हो रहा है, एक लॉ बना हुआ है, ठीक है, जो किसने पास किया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने, और ये गवर्नर के पास गया है कि भैया आप इसकी मंजूरी दे दो। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं। तो गवर्नर को लग रहा होगा भैया तुम ये एक्स लॉ पास कर रहे हो, मैं चाहता हूं वाई लॉ पास हो, राइट। तो अब ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या है, गवर्नर खुद ही वाई लॉ पास कर दे रहा है बिना किसी स्टेट लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट हुए। तो दोनों चीज कहीं ना कहीं कनेक्टिंग है। तो आपको ये चीज दिखानी होगी किस तरीके से गवर्नर का मिसयूज, बोलते हैं ना, गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उसका मिसयूज किस तरीके से हो सकता है या हो रहा है, और इससे क्या इम्पैक्ट होता है,
इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरल स्पिरिट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस फेडरल स्पिरिट का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। अब जब वो इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। अब जैसे ही फेडरलिज्म की बात आई तो इंडिया में किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, तो उसके लिए दो चीज़ें बनाई गई हैं। एक है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 के अंडर में डाली गई है। दूसरा है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में बनाया गया है। रिसेंटली कौन सी काउंसिल हुई थी, 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल हुई थी। कौन कौन उसके मेंबर थे, आपको बताया था झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, ये सब क्या थे, ये वहाँ के उड़ीसा, झारखंड, बंगाल एंड बिहार, ये सब मेंबर्स थे। इसमें क्या मेन चीज़ हाईलाइट हुई थी, इसे मेन हाईलाइट जो चीज़ें हुई थी उसमें पहला था कि इंदिरापुरी रिजर्वायर के ऊपर डिस्कशन हुआ था, फिर जो लोकल डिस्प्यूट्स थे उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। तो कहा जा रहा है इस बार जो 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल हुई है ये काफ़ी फ्रूटफुल रही है। और कौन कौन सी जोनल काउंसिल होती हैं, ईस्टर्न जोनल काउंसिल होती हैं, वेस्टर्न होती हैं, सेंट्रल होती हैं, नॉर्दर्न होती हैं। फिर अब जो ईस्टर्न, ये तो ईस्टर्न है, फिर एक जोनल काउंसिल होती है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। इसी के ऊपर 24 में सवाल आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल कैसे बनी, तो 1971 के एक्ट द्वारा बनी है। जितनी भी जोनल काउंसिल दिखती हैं आपको वो सारी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में बनी है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। इसके लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ था जो 1971 में पास किया गया था, ठीक है। इसके अंदर में सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड चीज़ होती है कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, तो जो आपकी जोनल काउंसिल होती है उसमें एक तो होम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, फिर जो आपके मेंबर्स होते हैं जैसे बोलते वाइस चेयरमैन, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, वो रोटेटिंग बेसिस पे होते रहते हैं। अब अगर नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वहाँ पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है, होम मिनिस्टर चेयरपर्सन नहीं होते। यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप एक बार चेक करिएगा। मैं जब भी कोई बात बोलूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उसे एक बार नेट पे डालिए PYQ करके, तो आपको एक रिलेशन समझ में आ जाएगा क्या इसका रेफरेंस है, राइट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है। अगेन इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो 23 जुलाई में आया है इसका सिर्फ एक रेफरेंस होगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है देवदासी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए, ठीक है। अब ये समझाने से पहले मैं आपको देवदासी सिस्टम थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि देवदासी सिस्टम है क्या, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है फाइन, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको ऐसे वर्बली समझा देता हूँ, आप एक बार नेट पे डाल लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। देवदासी सिस्टम क्या, जैसे समझो देवदास, इसमें देवदास पे मत जाना, देवदासी का सिंपल मतलब होता है जो पहले एंशियंट टाइम्स होते थे, ठीक है, बड़े बड़े टेम्पल्स बनते थे, वहाँ पे फीमेल को रखा जाता था एज अ डांसर, एज अ बोलते ना ऐसे लोग जो बहुत ही श्रद्धालु होते थे, जो काम करना चाहते थे, उनको फीमेल्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था कि भैया आप देव की दासी हो, मतलब भगवान की दासी हो कहीं ना कहीं। लेकिन आज के समय एक निगेटिव रेफरेंस हो गया। तो हुआ क्या, इवेंचुअली टाइम ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग होते थे, अपर कास्ट मतलब जो ब्राह्मण्स होते थे टेम्पल्स में, धीरे 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 देवदासी ये एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन गया। क्या, इसमें सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इनके जो राइट्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए। बट देवदासी सिस्टम का बेसिक मतलब ये था कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे उसमें वर्कर्स को ही देवदासी कहते थे, बस इतना समझ लो। वर्कर्स आपके डांस करने वाले भी हो सकते हैं, वर्कर्स बेसिक भगवान के काम करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली टाइम के साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। और इतना हो गया कि फाइनली जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने, मतलब ये मैं एंशियंट समय से बात कर रहा हूँ, होते 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 प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, आप समझ लो कितना डीपली एनग्रेन्ड हो रखा है ये। तो देवदासी सिस्टम कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 1982 में, प्रोहिबिशन एंड डेडिकेशन एक्ट, लेकिन ये कहीं ना कहीं आउटडेटेड था, तो फिर से कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है और ये पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली देवदासी सिस्टम को बैन करता है, ठीक है। और बैन जब करेगा तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जिसमें स्ट्रॉन्गर लीगल और रिहैबिलिटेटिव मेजर की डिमांड के लिए। होता क्या जनरली, एक लड़की है उसे बचपन से एक टेंपल में रखा गया, ठीक है, टेंपल में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, टेंपल में सब कुछ हो, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हर जगह हो रहा है, बट कई, अब अगर गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना कहीं कर्नाटका में। आपको पता होगा साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है, टेम्पल्स के लिए,
तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कौन कौन से टेम्पल होंगे, ऐसे एक टेम्पल को स्पेसिफाई कर देना कि नहीं ये टेम्पल में देवदासी सिस्टम का वो हो रहा है। तो देवदासी सिस्टम इज नॉट समथिंग जिसे एक निगेटिव फॉर्म में दे सकते हैं। देवदासी सिस्टम के अंडर में जो चीजें या एक्शंस लिए जा रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और उसे एक तरीके सोशल ईविल देखा जाता है। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम का बिल था, जो देवदासी सिस्टम में जो बिल पास हुआ है। अब इसमें प्रपोज क्या किया है? पहला प्रपोज ये है कि भाई साहब अगर किसी भी जो गर्ल का, ठीक है, अगर उसके जो डेडिकेशन होता है या भगवान को कोई भी काम करती है, अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा किसी भी फॉर्म में, तो जो वहां पे जो इंसान इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी पनिशमेंट अप टू 5 ईयर तक होगी, पहले 3 साल, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट अब इस चीज के ऊपर लीगल एक कार्यवाही की जाएगी, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो कभी अक्सर क्या होता है, ये जो देवदासी होती हैं टेम्पल्स में, अक्सर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब आपको भी बेसिक चीज़ें पता है, जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वहाँ पे जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो सोचते हैं नहीं नहीं भाई ये तो देवदासी है। ये देवदासी को कहीं ना कहीं एक बहुत ही लोअर तरीके से अब समझा जाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, जब अगर ये किसी भी चाइल्ड को बियर करती है तो इनके पास कोई राइट नहीं होता, मतलब वो बच्चा है किसका यही किसी को नहीं पता रहता, ना ही इसकी सोशल एक्सेप्टेंस होती है सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं ये देवदासी, एक देवदासी, अगेन देवदासी मतलब एक फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो चुकी है, तो उसके पास कोई राइट नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता वो अपने बच्चे को कैसे लेके जाए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता होता है कौन बच्चा, बट स्टिल शी कांट डू एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक लेजिटिमेसी नहीं होती बच्चों की, जिस तरह शादी के बाद अगर बच्चा होता है तो बोलते हैं हाँ ये इंसान इसका है, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब इस बिल में क्या गया है, एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड की गई है कि अगर किसी भी देवदासी को कोई बच्चा होगा तो उसके पास इनहेरिटेंस राइट होगा, सक्सेशन राइट होगा। मतलब मान लो यहाँ पे एक एक्स पुजारी है, एक एक्स वाई टेम्पल में है, और यहाँ पे एक जेड देवदासी है, तो अगर जेड जो देवदासी है ये एक बच्चे को बियर करती है और जो एक्स का है, तो इस बच्चे के पास इनहेरिटेंस राइट होगा, प्रॉपर्टी राइट होगा, ये जो एक्स इंसान है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक बहुत ही आप देख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक मूव है, जिससे ये शोकेस होगा। अब एक क्वेश्चन होता है इसका, सर मिसयूज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसी लिए डीएनए टेस्टिंग भी डाली गई है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर एक्स बोलता है नहीं नहीं भाई ये हमारा बच्चा नहीं है, हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते, तो उसके लिए बिल में मेंशन भी किया गया डीएनए टेस्ट भी होगा, जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि पैटर्निटी में ये इंसान है या नहीं है। ये करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर जो ये जेड होती हैं या देवदासी होती हैं, इनके पास एक प्रॉपर राइट्स अधिकार नहीं होते हैं। फर्स्ट चीज़, इनके पास सोसाइटी में एक जान पहचान नहीं होती, सोसाइटी भी इनको एक ही नज़रिए से देखती है कि हाँ भैया ये टेम्पल में काम करने वाली देवदासी हैं। इस वजह से ये चीज़ बहुत रिलेवेंट हो जाती है इस बिल के अंदर। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट चाह रही है अगर कोई भी बच्चा इनसे हो रहा है देवदासी से, तो उसके पास एक प्रॉपर राइट होना चाहिए, इनहेरिटेंस राइट, सक्सेशन राइट, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग 1982 का लॉ था उसमें एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और सोशल प्रोटेक्शन नहीं था, ठीक है। अगर कोई देवदासी इस टेम्पल से हट के कुछ अलग करना चाहती हैं तो उसके लिए रिहैबिलिटेटिव स्टेप्स भी गवर्नमेंट ने उठाए हैं इस बार, जिससे कास्ट बेस्ड, क्योंकि अक्सर जो देवदासी में क्या होता है, जो लोअर कास्ट होती हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये बोल के नहीं भाई हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं, वो इंसान नीचे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पूरा एंड होना चाहिए कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन, इंश्योर करनी चाहिए डिग्निटी और जस्टिस को, और जो भी सर्वाइवर्स होंगे जो एक्सप्लॉइटेड हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस होगा, एक्सप्लॉइटेशन, लीगल राइट्स जो हैं लैक कर रहे थे वो मिलेंगे देवदासी को और उनके बच्चों को। इससे लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो है, जो कई ग्रुप्स थे डिमांड करते थे, सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप थे, जो एनजीओ थे, डिमांड करते थे कि भाई इसका प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और इंटीग्रेशन होना चाहिए इस प्रॉपर सिस्टम का, तो वो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है इंडिया की कमिटमेंट, जो वैसे कस्टम्स जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं। इंडिया की कमिटमेंट हमेशा ऐसी थी, हम ऐसे लॉ बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना करे। आर्टिकल 21 अगेन राइट टू प्रिवेसी की बात करता है। अगेन आर्टिकल 21 इज अ ब्रॉडर थिंग, वो तो फ्रीडम पे बात करता है, लेकिन टाइप्स ऑफ फ्रीडम में भी अब ये चीज डाली जाएगी, और बहुत जल्द हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक जो ऐसे कस्टम्स इंडिया में अभी बहुत सारी कस्टम्स है, मैं डिटेल में जाऊंगा, इट विल वेरी ब्रॉड, बट स्टिल देयर आर मेनी कस्टम्स विच आर प्रिवेलिंग, और उसका इम्पैक्ट बहुत ही इनवर्स फॉर्म में होता है, जिसे इंसान को समझ में भी नहीं आता है। हमें लगता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो बस सही है, लेकिन उसका ब्रॉडर लेवल पे इम्प्लीकेशन इज वेरी वेरी बैड। अगर आप पहले बोलते ना
हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन अपने हिसाब से अपना सोशल स्ट्रक्चर बनाता है। अब जैसे अगर 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 मुस्लिम की बात करें, ठीक है, उनका रिलीजियस स्ट्रक्चर एक अलग फॉर्म में है। हिंदू की बात करें, उनका रिलीजियस स्ट्रक्चर अलग फॉर्म में है। हमारे लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, इसीलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है कि आखिर सबके लिए लॉज और रेगुलेशंस, कस्टम एक तरीके से अप्लाई होंगे। तो ये चीज़ें एक हाईलाइट करती हैं करंट डिमांड की, जो प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं, जो इतना स्ट्रिक्ट सोशल फैब्रिक हो रखा है कि नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आई हैव सीन दिस, मैं आई शुड नॉट हाइड, इवन दो गांव वगैरह में ये चीज़ होती है, जहाँ पे एक अपर कास्ट का इंसान लोअर कास्ट के इंसान को उसके टैग लाइन से बोलता है, और फिर हमें लगता है नहीं नहीं सर इसकी ज़रूरत क्या है, बट एक्चुअल में आई फील ज़रूरत है, क्योंकि गाँव आपका डेवलपमेंट हो चुका है, आप उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो कि नहीं सर ये तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये हैं वो हैं, बट स्टिल ये सब चीज़ें गाँव में आप जाओगे तो दिखेगा, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक कास्ट का फैब्रिक हो रखा है, जहाँ पे रिलीजियस फैब्रिक बहुत ही स्ट्रांग हो रखा है। अभी भी लोग उस ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है भाई ये अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट का इंसान इस थाली में नहीं खाएगा। आप अपने आप से सवाल पूछिए, अगर आप गांव में जाते हैं, अपने आप फादर से, अपने पेरेंट्स से पूछिए क्या ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है मम्मी पापा, तो आपको असलियत में जवाब मिलेगा कि अभी भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। वहाँ ये चीज़ बिलीव होता है, अगर एक लड़का है और एक लड़की दूसरे कास्ट की है, उन्हें शादी करनी है, वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट हो पा रही है। क्यों? बिकॉज दे फील नहीं वो ऊपर का है, नहीं वो नीचे का है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाईलाइट करती हैं कि फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल का होता है। माँ बाप को लगता है कि हम जो बोलेंगे बस वही बच्चे के लिए सही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं गलत तरीके से साबित होती है, क्योंकि अब होता क्या है जनरली, माँ बाप का मतलब मेरा हमेशा से जब भी मैं एक ब्रॉडर लेवल पे ऑफलाइन भी क्लास लिया, आई हैव ऑलवेज सेड वन थिंग, अगर माँ बाप के कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम है बचपन के, तो बच्चा जरिया नहीं बनना चाहिए उन ड्रीम्स को फुलफिल करने का। अगर माँ बाप बचपन में लेट्स से अगर सरकारी जॉब उनको नहीं मिल पाई, तो वो चीज़ कास्ट अप नहीं होनी चाहिए बच्चे के ऊपर कि नहीं अब हम नहीं कर पाए तो तुम करो, क्योंकि जब उनका समय था तो एक बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस है, उस समय पे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी और करंट सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। तो आप एक तरीके से जो पास्ट टाइम है, उस पास्ट टाइम की रिजिडिटी को प्रेजेंट टाइम में बच्चे के ऊपर कास्ट करोगे, तो बच्चा उस चीज़ को बियर नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेम चीज़ तो उनके माँ बाप भी कर रहे थे, अगर आपके माँ बाप हैं तो सेम, जब आपके माँ बाप आपकी उम्र में होंगे तो उनके माँ बाप भी उनसे वही सेम चीज़ करवा रहे होंगे। तो डिफरेंस क्या है? तो आपको लर्निंग लेनी है कि आप बच्चों को एक फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम डज नॉट मीन कि आप कुछ भी करो, फ्रीडम मीन्स कि आप अपने, देखो अगेन हमेशा बोला जाता है लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी डज नॉट मीन किसी को कुछ भी बोलो, लिबर्टी मीन्स अपने आप को डेवलप करने की पूरी तरह से एक फ्रीडम होनी चाहिए। इसी ये प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया। तो दिस इज व्हाट एक्चुअल लिबर्टी मीन्स। लिबर्टी मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे धर्म जाति को जाकर के कुछ भी बोल दो और बोलो नहीं नहीं भाई मेरे पास तो राइट टू एक्सप्रेशन है ना। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच डज नॉट मीन दैट यू विल गो एंड इंटरवीन इन समवन else's space. These all freedom or these all liberty only means one thing, and that is to develop your own self. This is what the basic meaning of liberty is. राइट, अगेन थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, बट स्टिल आई फील इसमें से की पॉइंट्स आप जरूर निकालिए जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, ठीक है। अगेन अब होता है इसका पॉलिटिकल लीगल इम्प्लीकेशन क्या होगा। ये रीइंफोर्स करेगा स्टेट की अकाउंटेबिलिटी कि भैया आपको वल्नरेबल वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना होगा। ये एक तरीके से मॉडल लॉ की तरीके से काम करेगा दूसरे स्टेट्स में जो कि सेम प्रॉब्लम से, सेम देवदासी सिस्टम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी रेस करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसा होगा, कि भैया चलो बना तो दिया है लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ये जो डीएनए टेस्टिंग की बात हो रही है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टी क्लेम है, ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा फिर से एक स्टैकिंग बना देगा केसेस की, सिर्फ डेट पे डेट तारीख स्टार्ट होगी। तो इसमें सजेशन ये है कि इसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म स्पेसिफाई होना चाहिए, तभी ये लॉ अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। 2021 में सवाल आया था विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर करेक्ट। मिताक्षरा व सिविल लॉ, दयाभाग, दो चीज़ के ऊपर। अब आपका काम क्या है, आप नेट पे डालिए मिताक्षरा। अभी मैं मिताक्षरा समाज में समझाने पे आऊँगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, बट सिंपल आप नेट पे डालिए मिताक्षरा और दयाभाग। मैं इन शॉर्ट बता दूँ, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस वाले लॉज हैं, ठीक है, जो एंशिएंट इंडिया से प्रिवेल कर रहे थे, ठीक है। इसका अगेन आंसर बी है, लेकिन स्टिल आपको ये क्यों है ये मैं आपको समझा। इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर एज दयाभाग सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर दैट ऑफ फादर दैट सन कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बारे में इसके
फीचर्स या फिर मैं प्रो कौन समझाने पे आऊँगा, इट विल बी वेरी ब्रॉड, बट स्टिल आपको मैं इतना ही बोलूँगा। नेट पे सिंपल डालिए मिताक्षरा दयाभाग यूपीएससी, बस इतना डालिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें ही चाहिए आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। आप उसको समझिएगा, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे क्या एक सोशल ऑडिट हुआ है जो कि यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने इसको सैंक्शन किया है, जिसमें एक बहुत ही एक अलार्मिंग गैप निकल के आया है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड, लीगल कंप्लायंस और इंस्टीट्यूशनल की जो प्रिपरेशन है किस चीज़ में, जो हजार्डस क्लीनिंग होती है सीवर्स की, सेप्टिक टैंक की, उसमें मल्टीपल वर्कर्स की डेथ हुई है अक्रॉस इंडिया। ऑडिट में पता चला है 54 लोगों की डेथ हुई है हजार्डस क्लीनिंग में इस ईयर में, जिसमें जो कि 17 डिस्ट्रिक्ट और 8 स्टेट में फैले हुए हैं। 49 इस 54 में से 49 जो लोग हैं उनके पास कोई भी सेफ्टी गियर नहीं थे, और एक ऐसा भी था जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट भी नहीं मिला था। अब देखो आपने ये सुना होगा, इस तरीके से देख के आपको कितना इनह्यूमन लगता है ये, है कि नहीं, कि एक इंसान इस सेप्टिक टैंक के अंदर जा रहा है। आप बोलो सर ठीक है पानी है, लेकिन इससे ये मर कैसे जाते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज़ वेरी हजार्डस, यहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक गैसेज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत ही सारे बैक्टीरिया का जर्मिनेशन। ये तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं कि सीवर कितना गंदा होता है। वहाँ पे आप नोटिस करो कि इंसान डायरेक्टली एंटर कर रहा है, बाहर आ रहा है बिना किसी सेफ्टी गियर के। तो पहले तो बहुत डेथ्स होती थी, बट अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग शुड बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, और प्रोहिबिट कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए स्कीम्स भी लॉन्च की है, गरिमा अभियान नाम से। इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरीके, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब क्या है, हाथों से आप गंदगी को नहीं उठाओगे, प्रॉपर गियर होंगे, एक प्रॉपर तरीके से काम होगा, राइट। तो इसमें एक प्रॉपर ये जो सोशल ऑडिट हुआ इसमें निकल के आया कि एक मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स अच्छे से नहीं यूज किए गए थे 47 केसेस में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, कंसेंट प्रोटोकॉल्स भी वायलेटेड मिले थे। इसमें 27 केसेस में ये निकल के आए कोई कंसेंट नहीं ली गई थी वर्कर से कि भैया आपको ये काम करना है। ये इनफॉर्मल में थे, ठीक है। उनके पास एक सिंपल सी चीज़ थी कि आपको काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ निकलो यहाँ से। तो कहीं ना कहीं एक खतरा, या बोलते हैं ना, अक्सर क्या होता है जो नीचे के ठेकेदार लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं, उनको एक टारगेट दिया गया, भैया आपको सीवर साफ कराने, कहता है अच्छा सीवर साफ कराना है, चलो बुलाते हैं 3-4 लोगों को। अगेन यहाँ पे भी आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। बोलेंगे अब जाके, अगेन ये फैब्रिक बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे बहुत ही ज़्यादा कास्ट बेस हो रखी हैं। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जनरली सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग जिन्हें कहा जाता है, आई जेन्युइनली डो नॉट बिलीव इन दिस कास्ट वाला थिंग, बट स्टिल, ठीक है। अगेन इसमें बिलीफ सिस्टम का मतलब ये, क्योंकि आज करंट सोसाइटी इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है। अगर आपको एक इस सोशल फैब्रिक में रहना है तो आप या तो ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हो, या तो आप पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो। और आप यूपीएससी में तैयारी करो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रहना होगा। अगर आप बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में हैं तो किसी न किसी स्टेज में वो चीज़ हाईलाइट होगी, तो ये आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। ये मैं आपको बहुत ही प्राइडली बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन आई फील कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इन सब चीज़ों से ऑलरेडी अलग हो, आप इवन तो डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हो, तभी इस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आ रहे हो, तो इट इज़ समवॉट अ गुड मूव ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया, ये जो लोग होते हैं अक्सर लोअर कास्ट के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, किसके द्वारा, जो ठेकेदार होते हैं। उसमें कोई एक लीगल वो नहीं होता है, या कोई पेपर वर्क नहीं होता, बस ये होता है हाँ भैया चलो आए हो काम करो, चलो हो गया, बस इतना ही है। पूरा इनफॉर्मल काम होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये जो प्रॉपर सोशल ऑडिट हुआ है, इससे पता चलता है अभी भी कितना एक गैप सेफ्टी स्टैंडर्ड में प्रिवेल कर रहा है, राइट। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या हुआ इस चीज़ पे, गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे रिस्पांस दिया है कि नमस्ते स्कीम भी लॉन्च हुई है, कि जो हजार्डस क्लीनिंग है, वेलफेयर ऑफ सेप्टिक टैंक वर्कर, इनको हम प्रॉपर तरीके से देंगे। टोटल 84,000 अप्रॉक्स वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इतने डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसमें से हाफ को पीपी किट भी मिल चुकी। पीपी किट वही चीज़ कि आप प्रॉपर सेफ्टी गियर होगा, और फिर आप उसके पहन के आप सफाई करो, जिससे ना आपका शरीर का कोई भी हिस्सा कांटेक्ट में ना आए गंदगी के, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और सेंटर ने मेंटेन किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है ऑफिशियल, बट स्टिल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और अगेन जो प्रेजेंट कंसर्न है वो हजार्डस क्लीनिंग है विदाउट सेफ्टी, ठीक है। अगेन समझिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग और हजार्डस क्लीनिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट स्टिल दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथों से जाकर के गंदगी को निकालना, मतलब जो आपके सीवर टैंक्स होते हैं उस पे, और जो क्लीनिंग विदाउट सेफ्टी है उसमें आप ये देखिए ये होता है,
लेकिन जो आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो ये होता है जो आपका वॉशरूम होता है वहाँ की गंदगी को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं गंदा दोनों ही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर तरीके से एक सेफ्टी गियर नहीं होगा तो वो चीज़ गलत है पूरी तरीके से। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए तो गवर्नमेंट ने कहा है भाई साहब आप पूरी तरीके से टेक का यूज़ होगा, इंसान की कोई कनेक्शन होगा ही नहीं, सारी चीज़ें मशीन करेंगी अब, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन है किसका, हजार्डस क्लीनिंग जो विदाउट सेफ्टी की जाती है सीवर की टैंक्स की। इश्यूज अगेन क्या है, पुअर एनफोर्समेंट एक पहला इशू है, क्योंकि ऑलरेडी 2013 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट में चीज़ प्रोहिबिट थी, बट अभी भी इसका प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं है। कास्ट बेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक अर्जेंट नीड को शोकेस करता है, ट्रेनिंग, लीगल अकाउंटेबिलिटी और फुल रिहैबिलिटेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू, 2016 में क्वेश्चन आया था। अगेन आपको एक चीज समझ में आई क्या था, मैंने पहले बता दिया, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, राइट। अब इसका क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग ऑफ द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट। अब देखिए क्या है, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहली चीज बोली जा रही किस चीज की, जो इतना ह्यूज सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको तुरंत कनेक्ट करना होगा आज का आर्टिकल कैसे, कि सोशल ऑडिट ने रिवील किया अनसेफ मैनुअल हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है पुअर डिस्पोजल मैकेनिज्म। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, पूछ रहे ना प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि हम लोग जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो यही आप कनेक्ट करो, क्योंकि सोशल ऑडिट में ये चीज़ कही गई है कि हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है ही नहीं। जब प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा तो हम डिस्पोज कहाँ कर पाएंगे सॉलिड वेस्ट को, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर एग्जाम्पल दो 49, ये सब गवर्नमेंट डेटा है, ठीक है। 49 आउट ऑफ 54 वर्कर्स के पास सेफ्टी गियर्स ही नहीं है। ये डायरेक्टली एक हैजार्डस वेस्ट को या जो उसके ना एक्सपोज कर देता है, ये और ज़्यादा हजार्डस वेस्ट फिर प्रमोट होगा, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। मैकेनाइज्ड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मिसिंग है इतने में, वर्कर्स वर हायर्ड इनफॉर्मली, ठीक है। अगेन आप क्वेश्चन समझ, हाउ डू सेफ्टी रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट दैट हैव बीन एक्यूमुलेटिंग इन आवर हैबिटेबल इन्वायरमेंट, हाउ डू वी सेफली रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट। तो टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करना है मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहला रीजन तो आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स सिस्टम ही नहीं है कि नहीं, जो फैटेलिटीज होती हैं। देखो मैंने अगेन कहा, अगेन आप इस आर्टिकल से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट्स आप जरूर डाल सकते हैं। मैंने अलग अलग फॉर्म में डाल दिया। नमस्ते स्कीम को यूज कर सकते हैं, जिसमें हाफ ऑफ द आइडेंटिफाइड वर्कर्स तक पहुंचा गया है। रिहैबिलिटेशन और प्रोटेक्शन किया जाए, जिससे ये जो हम डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं इनको डिस्पोज भी कर सकें, साथ ही साथ जो लोग इस डिस्पोजल में इन्वॉल्व हैं उनको भी अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और ये जो अगर इसमें फेलियर्स होगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही, कौन से फेलियर, ये जो इतने पॉइंट्स मैंने बोले इन सब में फेलियर्स होते हैं, तो उससे एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है टॉक्सिक एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में, राइट। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक लॉ एनफोर्समेंट, लॉ अवेयरनेस एंड इनएडिक्वेट फंडिंग। अगर आपको इतने में कुछ चीज़ें ना समझ में आई तो आप सिंपल इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है डिस्पोज करने में सॉलिड वेस्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वीक लॉ एनफोर्समेंट है, लो अवेयरनेस है और इनएडिक्वेट फंडिंग है। इसी में एक पॉइंट लिख दो, कैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है कि भाई अभी भी यहाँ पर प्रॉपर मशीनरी नहीं है, फिर कनेक्ट कर दो यहाँ पे वीक लॉ एनफोर्समेंट। अगेन इसको कैसे कनेक्ट करोगे, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 2014 में ही एक 2013 में लॉ बना दिया था, देखिए लिखा ना यहाँ पे, ये 2013 में लॉ बनाया हुआ था लेकिन स्टिल फॉलो नहीं हो पाया, तो वीक लॉ एनफोर्समेंट है। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है तभी तो इतने लोग मर रहे हैं अभी भी। आपको लग रहा है 49 तो बहुत कम है, लेकिन कभी भी एक डेथ भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन क्या है, क्या बोल रहे हैं, हाउ डू वी सेफली रिमूव। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होना चाहिए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ सैनिटेशन वर्क होना चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशन होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो अब देखिए कैसे मैंने इस पूरे आर्टिकल से गाइड करके आपको एक अच्छे तरीके की चीज़ें समझा दी, राइट। चलो नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात जीएस पेपर 2, बहुत छोटा है, इस पर बहुत डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, बट स्टिल ये सब आर्टिकल चल ही रहे थे। मैंने आपको बताया यूनेस्को WHO के अकॉर्ड से उसने मना कर दिया, जो आप WHO ने क्या कहा था, ग्लोबल पैंडेमिक अकॉर्ड, उससे कहा हम नहीं आएंगे इसके अंदर में। क्या चीज़ थी वो, उसने कहा था कि भाई साहब ऐसा है कि WHO कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सॉलिडारिटी के ऊपर जा रहे हैं, कि मतलब उसमें एक प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस नहीं हो रही, वो बस फोर्सफुल कर रहे हैं कंट्री को कि हर एक कंट्री को इतना करना पड़ेगा, 20% ऑफ ड्रग्स हमें देना पड़ेगा अगर कोई पैंडेमिक होता है। तो इस वजह सुप्रीम मतलब USA ने इस चीज़ को मना कर दिया। अब अगेन एक और चीज़ आई, यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि हम विड्रॉ करते हैं यूनेस्को से, ठीक है। क्यों, थर्ड टाइम हो रहा है,
कहीं ना कहीं रीज़न दे रहे हैं हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसके अगेंस्ट, मतलब यूएसए का कभी आपने सोचा यूएसए क्यों इतना इजराइल की तरफ है? उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि यूएसए में अच्छा खासा वोटिंग बेस जो है वो इजराइल की फेवर में है। दिस इज़ द रीज़न यूएसए गवर्नमेंट फोर्सफुल रहती है कि भैया ना चाहते हुए भी हमें इजराइल का सपोर्ट देना होगा। और उसके पीछे रीज़न अगेन रिलीजियस आता है, बिकॉज ऑफ रिलीजन। क्रिश्चियन मैक्सिमम लोग हैं, इस वजह से इजराइल को खुद को आपको पता है कि इजराइल किस चीज़ के लिए फेमस है। और इसे की डिटेल समझते हैं। ये इस टाइम पे अगेन विड्रॉ इफेक्ट में आ जाएगा। फिर यूएस क्रिटिसाइज किया है कि भाई साहब जो यूनेस्को है उसने पैलेस्टीन को एज अ फुल मेंबर एडमिट किया है, इस वजह से हम ये क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब यूएसए इस चीज़ को कहता रहता है, मतलब कभी भी यूएसए ने कहा है कि ये सब खत्म होना चाहिए, बट फॉर्मली उसने हमेशा ये चीज़ कही कि पैलेस्टीन गलत है, किसी न किसी फॉर्म में उसने इस चीज़ को शोकेस कर दिया है। अगेन क्या सही है क्या गलत, दैट इज़ वेरी परसेप्शनल थिंग। हर एक के परसेप्शन के हिसाब से कोई सही कोई गलत है। बट यहाँ एक ब्रॉडर लेवल पे बात करो कि जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ एक ह्यूमन बिहेवियर से देखें तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंट में 24 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 27 से 28 बच्चे मरे हैं गाजा में, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जो 5 साल के बच्चे हैं उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है ना। तो अगेन इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल वॉर विच इज गोइंग बिटवीन। और पॉलिटिकल वॉर को लोग कैसे एक तरीके से वो कर, देखो वॉर इज लाइक, देखो यहाँ पे सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन वाज लेजिट क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ था ये स्ट्रेट अवे। बट यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, एक कंक्लूजन कभी भी वॉर से नहीं आ पाएगा, कितना भी कोशिश करो। बट समटाइम्स वॉर इज नेसेसरी, सिंदूर ऑपरेशन में ज़रूरी था, लेकिन समटाइम्स यू कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम जस्ट बाय वॉर, यू नीड अ प्रॉपर सोल्यूशन। और सोल्यूशन के लिए तभी होगा जब दो लोग सामने चेयर पे बैठेंगे, ठीक है। वो चीज़ नहीं हो पा रही, ना यूक्रेन रशिया में हो रही है। इट इज़ जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्हाट वी से परसेप्शन। एक्स कुछ सोचता है, वाई कुछ सोचता है, जेड कुछ सोचता है, उसमें ए इंसान बोलता है हम कुछ सोचते हैं, चारों के चारों आपस में भिड़े पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ोगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा, लेकिन अब पॉइंट क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा। यूएसए एक बहुत ही बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है यूनेस्को के बजट में, और अगर यूएस एग्जिट करेगा तो उसकी फंडिंग बहुत ही इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाएगी। और यूनेस्को भी इस चीज़ को मतलब कहते हैं ठीक है भैया हम प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि इससे इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इन्वर्स होगा। अब इम्पैक्ट की बात करें तो क्या होता है, पहली बात तो यूएस का जो इतना स्केप्टिसिज्म, इतना डाउट, शक करता है कि भैया मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सब तो हमारे खिलाफ हैं, हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। मतलब यूएसए ये मानना है कि सारी कंट्री सिर्फ हमें लूटने पे लगी हैं, दे आर सिंपली व्हाट वी से, दे आर लूटिंग अस। हाउ, हमारी बस मनी ले रहे हैं, उस मनी को फंड कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के। तो ये चीज़ हमेशा यूएस का डाउट रहता है। इम्पैक्ट ये होगा कि जो ग्लोबल कल्चरल एजुकेशनल कोऑपरेशन है वो वीक हो सकते हैं, है कि नहीं। जो हेरिटेज प्रोटेक्शन, एजुकेशन और साइंस डिप्लोमेसी चलती है वो इम्पैक्ट हो सकती है। जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिवाइड्स हैं वो और डीप हो सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अब हो क्या रहा है, पैलेस्टीनियन जो होते हैं स्टेट हुड का मतलब जो इश्यू प्रिवेल कर रहा था हमेशा ये था ना कि 2 स्टेट सोल्यूशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 स्टेट सोल्यूशन, तो तुरंत का तुरंत आपके दिमाग में प्रीलिम्स में सवाल आया था 2 स्टेट सोल्यूशन किस रेफरेंस में देखा जाता है, तो इजराइल और पैलेस्टीन के रेफरेंस में देखा जाता है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में आया हुआ है, आप डालिएगा, सिर्फ इतना डालिए 2 स्टेट सोल्यूशन तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डीपन करता है इस पॉलिटिकल डिवाइड को, और जितने भी जियोपॉलिटिकल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वो और ज़्यादा इससे इन्वर्सली इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि सब अलग अलग ऑलरेडी हो ही रहे। अगर यूनेस्को की बात करें तो करता क्या है, एजुकेशन प्रमोट करता है ग्लोबली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4th है क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करता है, साइंटिफिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा एडवांस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है, प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करता है, जो कल्चरल डायलॉग होता है, पीस बिल्डिंग उसको सपोर्ट करता है ये, ठीक है। एथिकल गाइडलाइंस देता है कि भैया एआई का जो यूज़ हो रहा है वो एथिकली होना चाहिए। अब जैसे ही एआई का बात बोला, मैं आपके दिमाग में एआई से कनेक्टेड मैंने क्या समझाया था, मैंने एक बताया बायोएमओ। बायोएमओ क्या है, ये प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को बनाने का एक एआई बनाया गया। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। फिर एआई के दिमाग में क्या आना चाहिए, एआई समिट होने जा रही है कहाँ पे, इंडिया में 2026 में। फिर आपके दिमाग में चाहिए एआई डेटा गवर्नेंस, एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग इस समय चल रहा है। क्या क्या एआई का, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई, तो आपसे पूछा गया एआई का सिंपल मतलब होता है
कि जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया जाए जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन होता है, इन द सेम वे एक मशीन के अंदर सर्टेन डेटास को, सर्टेन लिंक्स को, आप सिंपल होता कैसे, आपने कभी सोचा है किस तरीके से एआई बिल्ड हो रहा है? एक मशीन होती है, उस मशीन को ट्रेन किया जाता है सर्टेन कोड्स पे, उसके अंदर डेटा डाला जाता है ताकि एक सेट ऑफ, बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब अगर ये एक मशीन है, एक एक्स सिचुएशन है, एक्स सिचुएशन में उसका ए टू जेड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं ताकि मशीन अच्छे से डिसाइड कर सके। तो इसीलिए अगर यहाँ पे सिर्फ ए टू जेड केवल निगेटिव चीज़ें दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं एआई भी तो निगेटिव होगा, तो इसका इन्वर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हाईलाइट करती हैं कैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी सीएससी 24 में अगेन ये जो पोर्टल आपको दिख रहा है ये बहुत जल्द आपके सामने और अच्छे से रिवील करूँ। कल मैंने किया था बट स्टिल आई फील कि अभी भी थोड़ा सा समय आई टेक। अगर आपको पता चल चुका है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता चला है तो अभी थोड़ा और अपग्रेडेशन आपके लिए मैं करूँगा, फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये आपका खुद का अपना ही पोर्टल है ये। तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को: शांति निकेतन, रानी की वाव, सैक्रेड होयसल महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। ठीक है, अगेन इसके लिए इसका अगर आप आंसर देखेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से मैंने आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया, एक बार एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंने जैसे आपको हमेशा बताया, जो मैं आपके सामने लाऊंगा वो यही पैटर्न है। सबसे पहली चीज़ होगी कि एक्सप्लेनेशन होगा, फिर वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड होगा, फिर वाई अदर्स आर करेक्ट। एक बार पढ़िए आप मुझे बताइए ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। फिर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट एंड सब टॉपिक विद सोर्स, रिलेटेड टॉपिक टू स्टडी। इस तरीके से मैंने प्रॉपर 2012 से लेके 2025 तक आपको प्रॉपर हर एक साल के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, मैं आपको और डिटेल्स का डिस्कशन बताऊंगा, मतलब बहुत जल्द मैं इस चीज़ को रिवील करूंगा आपके सामने। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।